मित्रों, ये विषय जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र का है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ये जान लेना जरूरी है। उसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में मुझे कोई ये बताए कि कोर्स में आपका क्या है पाश्चात्य काव्यशास्त्र में। कोई अनम्यूट करके बताए, आपके पास सिलेबस होगा, चीजें होंगी, तो आप कोई आप में से एक बताएं कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में है क्या। हेलो हाँ, जी। बताइए। प्लेटो की काव्य चिंतन है इकाई 1। हम्म। उसके हम्म। अरस्तु का साहित्य सिद्धांत। हम्म। उसके बाद एक मिनट। उसके बाद लॉगेंस उदात की संकल्पना। और लोंजाइनस, हाँ, लोंजाइनस। लॉन्जेंस हम्म। वर्ड्सवर्थ काव्य भाषा की अवधारणा। वर्स वर्ड्सवर्थ। हाँ, यस सर, यस सर। ठीक है। इनमें से मैं दो आज पढ़ाऊंगा, सर और बाकी दो जो है आप एक तैयारी करके आइएगा कल जी के सर, लिए। जी सर। वो है लोंजाइनस उदात्तता। ठीक है। सर यस सर। और एक आप में से और कौन लेना चाहता है, एक और आप ये करके आइए। सुभाश्री, अनम्यूट करिए। सुभाश्री, हाँ सर। कल आप वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा पढ़कर हाँ आइए। सर, ठीक है इसकी सर। चर्चा करें। नहीं, आज हम प्लेटो पढ़ाते हैं, कल आप अरस्तु पढ़कर आइए। अरस्तु और लोंजाइनस इतना पढ़ेंगे, बहुत काफी है, क्योंकि आज प्लेटो में बहुत समय जाएगा। हाँ सर, प्लेटो में ठीक है। प्लेटो में हो सकता है कि आधे घंटा 48 मिनट हो जाए। आप जानते हैं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जिसको क्या भारतीय, भारत में भारतीय काव्य शास्त्र की अवधारणा है, और भारत में भारतीय काव्य शास्त्र की श्रृंखला में हमने देखा कि 6 संप्रदाय हैं। मैंने इसकी चर्चा की और बताया भी कि ये संप्रदाय कौन कौन से हैं। ठीक उसी प्रकार पाश्चात्य में भी कई पाश्चात्य चिंतक हुए जिन्होंने काव्य के बारे में अपनी बात रखी। उन्होंने ये बताया कि काव्य कैसा होना चाहिए, काव्य की आवश्यकता क्यों है, काव्य काव्य से हमें क्या लाभ मिलता है, काव्य हमारे लिए क्यों उपयोगी, कैसे उपयोगी है। इन तमाम बातों की खोज और पड़ताल की चिंतकों ने। तो प्लेटो सबसे पहले पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जनक माने जाते हैं। प्लेटो, प्लेटो के बाद अरस्तु, अरस्तु के बाद ओलोंजाइनस, ओलोंजाइनस में वर्ड्सवर्थ, कलरीज, रिचर्ड्स, ये सब हैं या नहीं, हम एक एक बात एक जानेंगे। लेकिन प्लेटो की बात हम करते हैं। प्लेटो का काव्य चिंतन, प्लेटो का जन्म ग्रीक में हुआ था। आप जानते हैं प्लेटो जो है ये सुकरात का शिष्य था। सुकरात यानी सक्रेटिस। प्लेटो काव्य का जो सृजन है उसे दैवी प्रेरणा का परिणाम मानता है। प्लेटो क्या मानता है? काव्य सृजन को दैवी प्रेरणा का परिणाम। प्लेटो कहता है कि काव्य जो है दैवी प्रेरणा से इसकी सृष्टि होती है। काव्य चिंतन के संबंध में प्लेटो की सबसे बड़ी अवधारणा जो है
उसे जानने की जरूरत है। केवल एक डायग्राम में आप समझ लीजिए तो प्लेटो का काव्य संबंधी चिंतन आपकी समझ में आ जाएगी। काव्य संबंधी चिंतन में प्लेटो लिखता है कि जो आइडियाज हैं, यानी जो इस मूल जो प्रत्यय है वो सत्य है। प्रत्यय जो है वो सत्य है और प्रत्यय का जो अनुकरण है वो असत्य है। और उस अनुकरण का जो अनुकरण है, जिसे हम काव्य या साहित्य कहते हैं, ये असत्य का अनुकरण है, इसीलिए सत्य से तिगुना दूर है। प्रत्यय क्या है और उसका अनुकरण क्या है और साहित्य और कला क्या है, इसे जान लीजिए। प्रत्यय जो है सहज भाषा में कहें तो ईश्वर की बनाई हुई जो रचना है वो प्रत्यय है, ठीक है। और बढ़ाए किसी मनुष्य द्वारा जब उसको बनाया जाता है तो वो अनुकरण का अनुकरण है। लेकिन साहित्यकार जब बनाता है, चित्रकार जब बनाता है, तो उस प्रत्यय जगत सत्य है, इसीलिए कहा जाता है प्रत्यय जगत सत्य है। और जो सृजन जगत है वो सत्य से एक कदम दूर है। वो एक सामान्य उदाहरण देकर आपको बताते हैं। ईश्वर ने जो पलंग बनाया है, प्लेटो मानता है कि ईश्वर का बनाया हुआ पलंग जो है, खाट जिसे आप बेड कह सकते हैं, वो सत्य है। लेकिन जब उस खाट को या पलंग को एक बढ़ाई बनाता है, वो ईश्वर का जो पलंग है उसे देखकर बनाता है, इसीलिए उस पलंग का ये पलंग जो है अनुकरण है। अतः ये सत्य नहीं है बल्कि सत्य का अनुकरण है, अतः झूठ है। फिर जो साहित्यकार होता है या कवि होता है या रचनाकार होता है या कलाकार होता है, वह क्या करता है ना, जो बढ़ाई का जो पलंग है उसका अनुकरण करके काव्य लिखता है, या तो कंची लेकर कुंची लेकर तुलिका से पलंग का निर्माण करता। तो इससे क्या होता है ना, वो भी असत्य का अनुकरण है। यानी सत्य का यानी सत्य एक तरफ सत्य है तो ये 3 नंबर पर आ जाता है। तो इसीलिए ये असत्य का अनुकरण है। अतः प्रत्यय जगत सत्य है, अनुकरण जगत मिथ्या है, और काव्य जगत इस या फिर कला जगत जो है ये अनुकरण का अनुकरण है, अतः असत्य। यानी सत्य से ये तिगुना दूर है, यानी 3 टाइम्स दूर है ये सत्य से। जो सच्चाई है उस सच्चाई से ये 3 गुना दूर है। प्लेटो मानता है कि ये 3 गुना दूर है सत्य से। इसलिए इसकी इसे जो प्लेटो चूंकि एक चिंतक था, प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा जिसमें शासन तंत्र के बारे में, राष्ट्र तंत्र के बारे में, राष्ट्र को कैसा होना चाहिए, राष्ट्र में कैसी नीतियां होनी चाहिए, राष्ट्र का निर्माण में साहित्य का क्या योगदान है, इसका क्या तरीका है, और साहित्य से हमें कैसे फलीभूत भावनाएं सारी मिल सकती है, तमाम बातें प्लेटो ने इन तमाम बातों की संकल्पना में ये विचार रखा कि जो साहित्य है वह सत्य से तिगुना दूर है, क्योंकि सत्य जो है इस प्रत्यय जगत सत्य है और अनुकरण जगत जो है वो प्रत्यय जगत का अनुकरण है, और कला जगत जो है वो अनुकरण का अनुकरण है, इसीलिए सत्य से तिगुना दूर है। अतः प्लेटो मानता है कि साहित्य या कला को हमेशा त्याज्य बताया है। प्लेटो ने कहा कि साहित्य और कला जो है ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। इसीलिए प्लेटो कहता है जो कवि या साहित्यकार है उन्हें देश निष्कासित कर देना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारा कोई लाभ नहीं है, हमारे राष्ट्र को कोई लाभ नहीं मिलता।
अब जिसका खंडन कैसे ये करते हैं, ये अरस्तु करते हैं, ये हम कल आप जब पढ़ाएंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे। अब बात है कि प्लेटो का जो ये सिद्धांत है, साहित्य सिद्धांत, ये कितना उपयोगी है, कितना कारगर है हमारे लिए। प्लेटो का ये जो साहित्य सिद्धांत है, प्लेटो मानता है साहित्य का जो सृजन होता है वो दैवी प्रेरणा से है। यानी ये आदर्शवादी चिंतक था, यानी वो कहता है कि ईश्वर की प्रेरणा से कोई भी साहित्य का सृजन करता है। सत साहित्य का जो राष्ट्र के लिए हितकारी है, उस साहित्य का सृजन कोई व्यक्ति दैवी प्रेरणा से ही करता है। तो दैवी प्रेरणा क्या ना, जो हमें बता, ईश्वर हम बताते हैं, या ईश्वर हो या भगवान हो जिसे हम मानते हैं, जो हमें जो कुछ बताते हैं उस आधार पर हम साहित्य का सृजन करते हैं, उस आधार पर हम काव्य का सृजन करते हैं। प्लेटो ये कहता है साहित्य का, इसीलिए साहित्यकार वो मानता है कि जो कलाकार है, कलाकार से भी कवि या साहित्यकार निकृष्ट स्तर का जो है साधक है, निकृष्ट स्तर का कलाकार है। वो कहता है कि जैसा एक व्यक्ति जिस प्रकार का अभिनय करता है, वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। वो कहता है, प्लेटो ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति राम का अभिनय करता है तो असल में उसका रूप, रंग, चाल ढाल राम जैसा हो जाता। अगर कोई व्यक्ति हिजड़े का अभिनय करता है, चोर का अभिनय करता है, तस्कर का अभिनय करता है, तो उसका चाल चलन उसी प्रकार हो जाता है। तो समाज में इससे विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती है। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है, क्यों अरस्तु इसका खंडन करते हैं, और अरस्तु कहते हैं कि जो जैसा अभिनय करता वो वैसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हर कोई राम होता। अभिनय करने वाला जो व्यक्ति है उसमें उस समय जो भावनाएं होती हैं वो उसका भोक्ता नहीं है, वो उसका अनुकर्ता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बताते हैं, जैसे राम का अभिनय मान लीजिए मैं कर रहा हूं, तो मैं राम नहीं हूं। राम जिस प्रकार दुख को झेल रहे थे, मान लीजिए लक्ष्मण जब मूर्छित पड़ा, आप ये प्रसंग बता दें तो आपको समझ में आ जाएगा भोक्ता और अनुकर्ता में क्या अंतर है और उसका प्रभाव साहित्यकार पर कैसे पड़ता है। तो ये कहा जाता है कि जो साहित्यकार होता है, जो भोग, यानी मान लीजिए लक्ष्मण मूर्छित पड़े और राम जी विलाप कर रहे हैं, लेकिन जो अभिनय करने वाला राम होता है, जो हकीकत में जो राम थे, उन्होंने विलाप किया, वो रोए। भाई के प्रति उनके मन में जो संवेदना थी वो संवेदना जगी, संवेदना जगने के कारण वे रोने लगे। लेकिन यहाँ ये कहा जाता है जब हम अभिनय करते हैं, कोई कलाकार अभिनय करता है तो वह भोक्ता नहीं है, यानी वो अनुकर्ता है। भोक्ता यानी खुद उस पर जिस पर वो दुख बीतता है, जो उस दुख को भोगता है, उसे भोक्ता कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो अभिनय करता है स्टेज में, राम के किरदार निभाता है और लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है, और लक्ष्मण मूर्छित पड़ने के कारण राम विलाप कर रहे हैं, तो वो यहाँ जो चरित्र है, जो राम के चरित्र में अभिनय करता है, वो असल में राम नहीं है, इसीलिए वो भोक्ता नहीं है। लेकिन अनुकर्ता जरूर है, यानी कि अनुकर्ता यानी जो अनुकरण करता है। तो राम जिस प्रकार का विलाप कर रहे थे, उसी प्रकार वो किस प्रकार विलाप करते होंगे ऐसा सोचकर, या फिर जो पुराणों में लिखा गया है, डायलेक्ट में लिखा गया है, उसी के आधार पर वो रोता है, तो वो अनुकर्ता है। तो भोक्ता और अनुकर्ता में यह अंतर है। लेकिन दर्शक पर किसका प्रभाव पड़ता है? अनुकर्ता का प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए वो जैसा अभिनय करता है वो वैसा नहीं होता, बल्कि जो
कल जब हम साधारणीकरण आप पढ़कर आएंगे, साधारणीकरण का क्या अर्थ है? साधारणीकरण का अर्थ है कि जो मनोभाव है उसे हर कोई महसूस करे। जैसे एक मान लीजिए फिल्म में या नाटक में जब दुख की सीन आती है तब सब रोने लगते हैं, यानी उसका साधारणीकरण हो जाता है, रस का साधारणीकरण हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी आप देखिए, जो अनुकर्ता होता है, असल में वो अनुकर्ता क्या करता है न, अपने अभिनय से सबको इस प्रकार मंत्रमुग्ध कर देता है, सबको इस प्रकार द्रवीभूत कर देता है कि उसका प्रभाव व्यापक रूप से पड़ता है। ये एक घटना के माध्यम से हम इसको और जब इस प्रक्रिया में हम गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे मैं बात कर रहा था कि अनुकर्ता जो है, तो जो दर्शक होते हैं उन पर अनुकर्ता का प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कोई किरदार राम की भूमिका में है, वो जिस प्रकार का अभिनय करता है, वो जिस प्रकार की भूमिका में, हनुमान की भूमिका में कोई है तो हनुमान की भूमिका में जो अभिनय करता है उस प्रकार में उस व्यक्ति में जो त्याग है, उस व्यक्ति में जो शौर्य है, कुछ ग्रहण न करने की जो परंपरा है, किस प्रकार दर्शकों पर पड़ता है, जरा ध्यान से देखिए। जब हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका जा रहे हैं तो सागर देव ने हनुमान के लिए एक पर्वत, मैनाक पर्वत जिसे कहते हैं, ऊपर कर देता है और ये कहा जाता है कि यहाँ आप बैठिए विराजमान के। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं कि जब तक मैं अपने आराध्य प्रभु भगवान श्री राम के कार्य को पूरा कर ना लूं तब तक मैं विश्राम नहीं। तो इसका क्या अर्थ, इससे क्या ध्वनित होता न, वे निश्चित तौर पर ये सूचित करते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। इससे एक बात स्पष्ट होती है, एक बात साफ हो जाती है कि वे अपने प्रभु के काम किए बिना विश्राम नहीं देंगे। इसका प्रभाव, व्यापक प्रभाव दर्शकों पर पड़ता है, और दर्शकों पर जो व्यापक प्रभाव पड़ता है, दर्शक इससे क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं कि दर्शक सीखते हैं कि जो काम हमें दिया जाता है, यही यही तो है साहित्य में, यही तो अब सबसे बड़ी बात है कि साहित्य हमें तो यही सिखाता है, यही उसका उद्देश्य है। हनुमान के चरित्र से हम ये सीखते हैं कि जो स्वामी का काम होता है, जो प्रभु का काम होता है, जो मालिक का काम होता है, उस काम को सबसे पहले हमें पूरा करना, तब जाकर कहीं विश्राम लेने की बात आएगी, तब जाकर कोई विश्राम लेने की बात हम सोच सकते। सबसे पहले हमें अपने काम को पूरा करना होगा। प्रभु के काम किए बिना, भगवान के काम किए बिना हम विश्राम नहीं ले सकते, क्योंकि विश्राम हम कैसे ले सकते हैं, जब तक हम प्रभु का काम नहीं कर लेते तब तक हमें विश्राम कहाँ है, विश्राम नहीं ले सकते। इससे जो चरित्र जो उस भूमिका में है, उस भूमिका में वह सही ढंग से उसका निर्वहन नहीं कर रहा, इसका मतलब सही ढंग से उसका निर्वहन वो कर रहा है और उसका व्यापक प्रभाव अगर दर्शकों पर पड़ता है, इससे जाहिर है कि उसकी किरदार सही है। एक दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं। जब आपने शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, जब गांव में पहले पहले सबके घर में टीवी नहीं थी और लोग बैठते थे, जो बुजुर्ग औरतें हैं, जब वो विलियन कोई हीरोइन को पीड़ा पहुंचाता है तो ये गाली देती थी औरतें। इसका मतलब है कि रस का साधारणीकरण हो गया है। ये सबको, जो हीरोइन का जो दुख है, जो नायिका का जो दुख है, ये सबका दुख हो गया है। और यानी ये जो है, ये वो यहाँ जो है अभिनय करने वाला भोक्ता नहीं है बल्कि अनुकर्ता है, और उस अनुकर्ता का व्यापक गंभीर प्रभाव दर्शकों पर पड़ा है। तो जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो में ये विचार सबसे महत्वपूर्ण है।
प्लेटो दैवी प्रेरणा को महत्वपूर्ण मानता है और सत्य काव्य को प्रमुखता देता है, क्योंकि प्लेटो जो है मूलतः एक दार्शनिक है। दार्शनिक होने के नाते जो विषय गांधीर्य इन उसके मन में होना चाहिए, इन विषय गांधीर्य को उन्होंने व्यापकता से एकदम अपनी पृष्ठभूमि अपनी परंपरा में इसे स्थान देने का उन्होंने भरसक प्रयास किया है और इस प्रयास में उन्होंने खूब प्रसिद्धि भी प्राप्त की है, उन्हें बड़ी सफलता भी मिली है। तो और एक प्लेटो के सिद्धांत में हम देखते हैं, प्लेटो इस विचार से इस विचार पर गंभीर रूप से गंभीर व्यापक रूप से इस अवधारणा को मानते हैं कि जो साहित्यकार है उसे हमेशा इसीलिए बहिष्कृत कर देना चाहिए क्योंकि वो अनुकरण करता है, कलाकार का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। प्लेटो सत्काव्य और सत्य साहित्य की भी बात करता है। तो इस प्रकार प्लेटो के चिंतन में हम देखते हैं कि एक जो है मूल रूप से प्लेटो के चिंतन 3 आधारों पर है। एक प्रत्यय जगत सत्य है, वस्तु जगत मिथ्या है और कला जगत मिथ्या का अनुकरण करता है। प्रत्यय जगत यानी ईश्वर के मन में जो प्रतिछवि है, जिसे ईश्वर ने समूचे विश्व में बना रखा है, ये प्रत्यय जगत है, वही सत्य है। और वस्तु जगत जैसा कि ईश्वर ने जो स्वरूप दिया था उसी की देखा देखी बढ़ाई ने पलंग बनाया, ये वस्तु जगत है, इसीलिए वो मिथ्या। लेकिन कला जगत जो है उस पलंग का अनुकरण करते हुए अनुकरण करता कवि या साहित्यकार या फिर कलाकार उसके अनुरूप एक पलंग का निर्माण करता है, जो अनुकरण जगत जो वस्तु जगत का अनुकरण है। यानी ये प्रत्यय जगत जो है सत्य है, बीच में वस्तु जगत है जो मिथ्या है, यानी बढ़ाई के द्वारा बनाया गया वो पलंग मिथ्या है। और साहित्यकार जो होता है वो वस्तु जगत का अनुकरण करता है, अतः अनुकरण का अनुकरण है, इसीलिए वो मिथ्या यानी सत्य से तिगुना दूर है। यानी वस्तु जगत से ये कला जगत जो है तिगुना दूर है, इसलिए वह सत्य है। इसी की पृष्ठभूमि में प्लेटो का एक काव्य सिद्धांत है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो साहित्य को अनुकरण का अनुकरण मानता है, उसे देश हित के लिए असमर्थ बताता है। प्लेटो ये कहता है कि साहित्य जो सत्साहित्य है उसकी प्रेरणा दैवी प्रेरणा से इसका सृजन होता है, और साहित्यकार को हमेशा देश से निकाल देना चाहिए क्योंकि वो अनुकरण का अनुकरण करता है, यानी झूठ को और बढ़ावा देता है, झूठ का और व्यापक प्रसार करता है। ये प्लेटो का काव्य चिंतन है। दरअसल जब हम कल क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में, तब जो विषय है मैंने दिया है, कल आप लोग अरस्तु पढ़कर आइएगा, अरस्तु पर गंभीर रूप से चर्चा करेंगे। और फिर लोंजाइनस पढ़कर आइए, लोंजाइनस पर भी हमारी चर्चा होगी। इन दोनों को आप पढ़िए, समझिए। कल निश्चित रूप से हमारी क्लासेस कुछ रोचक रहेगी जब आप इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। अब केवल ये पारायण जैसा है, कोई मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं, कोई संवाद नहीं, कोई शैली नहीं, कुछ नहीं, केवल सुनने गुनने का ही काम हो रहा है। अगर जितना हमने पढ़ाया इस विषय पर, अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई चीजें हैं, तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं अनम्यूट कर देता हूं। जो आपके मन में विचार आया, जो प्लेटो को लेकर जो अवधारणा है, अच्छा ये मुझे बताइए कि और कितना है, क्योंकि हो सकता है ज्यादा होगा तो और भी 1-2 देंगे, डिस्कशन ज्यादा करेंगे, क्योंकि नहीं तो 3 क्लास है, कैसे खत्म हो जाए। एक तो हो गया, एक तो आज हो गया और 2 ही क्लास रहेंगे। तो क्या क्या है जरा मुझे आप कोई पढ़कर बता दे, तो उतना हम डिवाइड कर देंगे, आप पढ़कर आएंगे तो उस हिसाब से हमारी चर्चा हो। एक तो अरस्तु है, अनम्यूट करके कोई बताए। एसके एसके Yes, sir.
हाँ बताइए क्या क्या है। अरस्तु है। अरस्तु का साहित्यिक सिद्धांत, लंजाइन्स उदात्त की संकल्पना, ठीक, आगे बढ़िए। वर्ड्सवर्थ काव्य भाषा की अवधारणा, कालरीज का काव्य चिंतन, ठीक है, आगे बढ़िए। क्रंच अभिव्यंजनवाद, क्रंची का अभिव्यंजनावाद, अच्छा ठीक, उसके बाद टी.एस. डलियट परंपरा, निर्वैयक्तिकता, संवेदना की टी.एस. और निसंगता एवं वस्तुनिष्ठ सह संयोग, इतना और भी है सर। तो देखिए, और है तो कल आप लोग ये करिए, हम अरस्तु पढ़ेंगे। अरस्तु पर शुभश्री कहेगी, और इसके हेलो। अरस्तु पर शुभश्री कहेगी। हाँ सर। तो उसके बाद जो विचार है, 1 मिनट। कालरीज का इसमें है कि आप लोग एक एक काम करिए। अरस्तु मैंने किसे कहा अरस्तु, बता देता हूँ। शुभश्री सर शुभश्री मैं शुभश्री अरस्तु पढ़कर आएगी, सर। और इसके लोंजायस पढ़कर आएंगे, जी सर। और तनुश्रिया कैलरी वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा पढ़कर आएगी, ठीक है सर। और एलिना और क्या है, और क्या एक है, शकुंतला। नहीं, और क्या है विषय, क्या है एलिना के लिए, एक और विषय देना चाहिए ना। वर्ड्सवर्थ के बाद है अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद, प्रोचे का अभिव्यंजनावाद पढ़कर आएगी, और शकुंतला टी.एस. इलियट पढ़कर आएगी। इतना कल आप पढ़कर आएंगे, एक एक करके, कल एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। जी सर। आप पढ़कर आएंगे तब जाकर चर्चा हो पाएगी, अन्यथा नहीं। कैसे हो पाएगी? विषय बहुत गंभीर है, विषय बहुत व्यापक है, और इतने बड़े व्यापक विषय को एक आध 2-3 क्लास में समेटना भी संभव नहीं है। आप पढ़कर आइए, उसी के आधार पर हम एक एक करके जो हो सकता है हम चर्चा करेंगे, निश्चित। ठीक है सर, ठीक है। शंका है तो मुझे बताइए। है किसी को जो हमने प्लेटो पढ़ाया? हेलो। हाँ जी। जी सर, समझ में आ रहा है सर। थोड़ा पढ़ के सर कल डिस्कशन करेंगे सर। थैंक यू सर। सर हेलो सर, मेरा विषय क्या है? विषय क्या मतलब, तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र ही पढ़ रहे हैं।
क्या सर? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। शास्त्र ही पढ़ रहे हैं ना, हाँ हाँ। तो उसमें आपको जो विषय अलर्ट किया उसे आप पढ़कर आइए, कल हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। इसके अनम्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, म्यूट, आपकी आवाज आ रही है वहां से। और किसी को कोई डाउट है, शंका है तो कहिए। कोई एनीबॉडी एल्स? नहीं है? कोई शंका नहीं है? सर जी, प्लेटो के चिंतन का वैषयिक पक्ष फिर मुझे समझ में नहीं आया। कल पढ़िए, अगर नहीं समझ में आएगा तो चर्चा करेंगे। आप किताब लीजिए आज हाथ में, और जो पढ़ाया गया आप पढ़िए। वैश्विक पक्ष से तात्पर्य है, प्लेटो ने तीन बातें महत्वपूर्ण कही हैं। एक प्रत्यय जगत के बारे में कहा, जो ईश्वर की सृष्टि है। एक वस्तु जगत के बारे में कहा, जो मनुष्य की सृष्टि है। और जो कला जगत के बारे में कहा, वो भी मनुष्य की सृष्टि है। लेकिन कला जगत को बनाने वाला जो व्यक्ति होता है, वो वस्तु जगत को देखकर ही कला जगत का निर्माण करता है। इसीलिए प्लेटो मानता है कि प्लेटो ये कहता है कि ईश्वर जो प्रत्यय जगत वो सत्य है, लेकिन वस्तु जगत जो है वो असत्य है। और जो कला जगत है, चूंकि वो असत्य का अनुकरण करता है, अर्थात वस्तु जगत का अनुकरण करता है, असत्य का अनुकरण करता है, अतः असत्य से असत्य का अनुकरण हो रहा, असत्य से अनुकरण कर रहा है, इसीलिए सत्य से तिगुना दूर है। यानी ये सत्य है, ये झूठ है, और ये झूठ का अनुकरण है। तीनों देखिए, ये तो ये सत्य है, ये प्रत्यय जगत है, ये वस्तु जगत है, ये अनुकरण है। और ये कला जगत जो है, ये वस्तु जगत का अनुकरण है। यानी ये झूठ है, झूठ का अनुकरण झूठ ही होगा ना। इसीलिए वस्तु ये देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं। इसलिए प्लेटो मानता है इसका बहिष्कार होना चाहिए, इसके निष्कासन कर देना चाहिए कवियों को। इसीलिए मान जी सर। कोई शंका है किसी के मन में? कोई शंका नहीं है? तो ठीक है, आप में विचार आए तो साझा करिए, नहीं तो फिर हम, जब आपके कोई शंका हो तो।
अब तीनों में से किसी को कोई शंका है? एनीबॉडी नहीं एल्स? सर, नहीं सर। तो फिर बने रहेंगे। वोडेन करके जो, हेलो, हाँ सर बोलिए। कोई कोई शंका है? नहीं सर, नहीं है। ठीक है। ठीक है सर, क्लास खत्म हो गया ना सर? हाँ, अगर कोई शंका चलो नहीं ठीक है सर, नमस्ते। ठीक है। आपको शकुंतला कोई डाउट? नहीं, अभी नहीं है। कल पढ़ के जो हम समझ में नहीं पाऊंगे तो उसके बारे में कल मैं पूछूंगी। ठीक है। जी सर। सर अभी बंद करेंगे? ओके सर। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। शकुंतला कोई साउंड आ रहा है, उसे आप बंद कर दीजिए। कोई जी डाउट है पूछिए, नहीं तो लेफ्ट कर लीजिए। सर जी, मुझे डाउट इसे नहीं है। तो ये काउंसलिंग क्लास में जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं नहीं कह सकता, वो टेक्निकली प्रॉब्लम है। मैं कैसे कह सकता हूँ क्या हो सकता है नहीं हो सकता? भाई, मुझे पढ़ाने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए कहा गया, उतना मैं कह सकता हूँ। उससे आगे मैं कैसे कह सकता हूँ? अच्छा ठीक है सर।